अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स पे। न्यूक्लिक एसिड्स बुनियादी तौर पे जितने भी सेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनमें एक पूरी एक लाइब्रेरी होती है। उसकी मिसाल अगर हम समझने के लिए उसको एक समझना चाहें, एक ऐसे कंसेप्ट में लाना चाहें कि वो किस तरह की लाइब्रेरी है और कैसे काम करती है, तो उसकी बिल्कुल आम सी मिसाल है। अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जिसके अंदर बुक्स मौजूद हों और बुक्स के लिए ये ज़ाब्ता हो कि आप बुक्स बाहर नहीं ले जा सकते, उसकी कापी बना सकते हैं, उसकी कापी बाहर ले जा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बुक्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाहर ले जा सकते। तो इसी तरह डीएनए या न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक पूरी लाइब्रेरी है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है। और ये मौजूद किस तरह से है? ये मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम इसको समझना चाहें कि डीएनए किस तरह से है और कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें हो सकती है, तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बुक्स बनाना चाहें तो ये कहा जाता है कि तकरीबन एक न्यूक्लियस के में जितने डीएनए मौजूद होता है, अगर उसको हम ट्रांसलेट करके बुक के साइज़ में लिखना शुरू कर दें तो इतनी बुक्स बन सकती हैं जो 15 मंजिला इमारत के बराबर के साइज़ की हो सकती है। इतनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन किस शक्ल में होती है? ये मॉलिक्यूलर शेप में होती है ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर। तो डीएनए यही इन्फॉर्मेशन नस्ल दर नस्ल जितने भी कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं, जितनी भी सेल की ग्रोथ होती है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस न्यूक्लियस के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है डीएनए की शक्ल में। अब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल क्यों है? कोई और मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और भी, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल सारे बल्कि कोई भी मॉलिक्यूल डीएनए के अलावा जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता। ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके इस तरह अगली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो वाई डीएनए ही क्यों है जेनेटिक मटेरियल? तो इसका आंसर ये है कि डीएनए के अंदर एक ये प्रॉपर्टी है, उसकी 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे वो जेनेटिक मटेरियल है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी ही की तरह के और मॉलिक्यूल बनवा सकता है डीएनए। ये किसी और मॉलिक्यूल में ये सलाहियत नहीं है। इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं ये उसकी कापीज़ बनवा सकता है और ख़ुद अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद रहता है, उसमें कोई ख़ास नहीं बल्कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आती। नंबर 2, डीएनए के अंदर ये सलाहियत है कि ये म्यूटेट कर सकता है, म्यूटेशन इसमें हो सकती है, ये म्यूटेट कर सकता है। लेकिन जो इसमें म्यूटेशन होगी इसमें चेंज आ जाएगी, सडन चेंज। म्यूटेशन एक सडन चेंज होती है डीएनए में, तो वो म्यूटेशन दिन फिक्स हो जाएगी डीएनए के अंदर और वो भी नस्ल दर नस्ल चलेगी। वो फ़ायदेमंद भी हो सकती है और वो नुकसानदेह भी हो सकती है, हर 2 सूरतों में। तो दूसरी सलाहियत इसके अंदर ये है कि ये म्यूटेट कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। फिर थर्ड इसकी ये क्वालिटी है स्टोर इंफॉर्मेशन। ये वो इन्फॉर्मेशन है, वही इसके अंदर ग्रोथ के लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है, डायरेक्शंस या हदायत मौजूद हैं, सेल के फंक्शंस के लिए हदायत मौजूद हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या हदायत मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये डीएनए के अंदर बुनियादी तौर पे मौजूद होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डीएनए स्टोर रख सकता है फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, मिलियन जनरेशन तक ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद रहती है। तो चौथी एक और क्वालिटी है इसकी डीएनए की कि यूज दीज इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या है? वही जो किसी भी स्पीसीज में स्पेसिफिक है, किसी भी जनरेशन में, किसी भी सेल में स्पेसिफिक है। तो जो कैरेक्टर्स हैं
जितने भी करैक्टर्स होते हैं या जितने भी ट्रेड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, और ये उनको यूज़ कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन बना सकता है। वो ग्रोथ के लिए हो सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन को सेल से उस लेवल, उस तरह की प्रोटीन बनवा सकता है। तो ये वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए की, जिनकी बेस पे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब ज़रा इसको अगर आप देखें तो ये राइबोज शुगर है। अब डीएनए बना किससे, हम उसके यूनिट्स को देखते हैं। जिस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उनसे मिल के बनता है। तो डीएनए के जो यूनिट हैं किस किस से डीएनए बनता है, ये राइबोज ये शुगर है, पेंटोज शुगर जिसे आप कहते हैं। 5 कार्बन वाला है मॉलिक्यूल है एक शुगर का। तो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम है इसमें लगा हुआ। तो इसको अगर आप देखें, इस जगह पे आप देखें, यहाँ फोकस करें आप, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है। बाकी आपको सेम मॉलिक्यूल है। ये पेंटोज शुगर है तो ये सेम मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये है डीऑक्सीराइबोस, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम रिमूव हुआ है, डीऑक्सीराइबोस। और ये है राइबोज शुगर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का एटम जो है उसके साथ ऑक्सीजन का, और इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो डीऑक्सीराइबोस, इसी से डीएनए बनता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और राइबोज से बनता है आरएनए। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को ज़रा आप डिटेल से देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, तो इसके साथ ये जो 1 है इसके ऊपर इस तरह इसको प्राइम कहते हैं, और ये है कार्बन 2, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, और ये कार्बन नंबर 4, इसको 4 प्राइम, एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, इसको 5 प्राइम कहते हैं। अब होता क्या है कि जब डीएनए के जो बनता है यूनिट, जो 5 प्राइम है कार्बन 5, इसके साथ फास्फेट जुड़ता है। और फास्फेट कैसे जुड़ेगा, ये है फास्फेट का एटम, और इसके साथ ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये अब ये बन जाता है 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। अब ज़रा इस पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप देखें ये वही शुगर के मॉलिक्यूल हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये शुगर का मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर, ये देखें ना वही ऑक्सीजन लगा हुआ है इसमें, और कार्बन 1 2 3 प्राइम एंड 4 प्राइम, और यहाँ पे 5 प्राइम आता है। तो इन पे कंसंट्रेट करें, ये बिल्कुल वही है। और ये वाला स्ट्रैंड, ज़रा ये स्ट्रैंड देखें कि ये स्ट्रैंड जो है ये बिल्कुल इसका उलट है। ये देखेंगे ऑक्सीजन नीचे है, यहाँ ऑक्सीजन इस तरफ है, ये इस तरह है। ये फास्फोरस, ये पी लिखा हुआ है जो उल्टा लिखा हुआ है, थोड़ा समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। अब इसमें क्या है, ये इसकी बैकबोन है, फास्फोरस और पेंटोज शुगर, फास्फोरस और पेंटोज शुगर, ये डीएनए के, इसको बैकबोन भी हम कहते हैं, चूँकि बेस यही बनाता है। ये सब डीएनए में यही है। तो डिफरेंस कहाँ आता है डीएनए में, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। तो यहाँ इसके साथ नाइट्रोजन बेसेस अटैच होती हैं। ये अब नाइट्रोजन बेसेस किस तरतीब से अटैच होती हैं, अगर यहाँ एक बेस है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये बेस है एडनिन, तो इसके साथ अटैच होगा थायामीन। तो एडनिन और थायामीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये बॉन्डिंग। और
अगर यहाँ दूसरी बेस है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये ग्वानिन है, तो इसके साथ यहाँ इसकी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, वो है साइटोसिन। और इसके दरमियान भी बॉन्डिंग जो होती है ये आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो अब ये डीएनए का एक चेन बनता जा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ अगर थायामीन अटैच है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ अटैच होगी एडनिन, तो बॉन्डिंग वही बनेगी, इसमें डबल बॉन्ड होगा, एडनिन टी और ए, जी और सी, या यहाँ अगर सी है तो यहाँ इस तरफ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो अटैच होगी ये इसके साथ अटैच होगी जी, और बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी। अब इसी तरह से जब ये जुड़ता जाता है चेन, तो इसी तरह से डीएनए एक लंबा चेन बन जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर किस शेप में होगा, ये क्रोमोसोम की शक्ल में हमें मिलेगा ये डीएनए। अब ये जब बेस बन जाती है तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चेन हमें नज़र आ रहा है, इस चेन को कोडिंग चेन भी कहते हैं। इसी की बेस पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस वहाँ अटैच होती जाती हैं इस तरह से। और अगर इस चेन को हम पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे ए जी टी सी, ए जी टी सी। तो ये पूरी इसी तरह से एक लंबा चेन बनता जाएगा, और यही चेन आखिर पे जाके फिर आपस में अपने ऊपर ही राउंड अप हो जाएगा। इसे कहते हैं हम सुपर कॉइल हो जाएगा। तो जब सुपर कॉइल ये हो जाता है तो बहुत लंबा चेन बिल्कुल छोटी सी जगह में, एक न्यूक्लियस जैसी छोटी जगह और उसके अंदर भी क्रोमोसोम जैसी छोटी जगह में ये हो जाता है, और जिसकी वजह से ये अपने अंदर बेतहाशा इन्फॉर्मेशन रखता है। और वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे हम देखेंगे इसमें डिटेल में कि वो जीन्स की शक्ल में इन्फॉर्मेशन होती हैं, और जीन भी यही एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, जो किसी भी ख़ास ट्रेट के लिए मौजूद होता है डीएनए के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर।